Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ऐसे कारक जो आपकी टीचिंग पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे इस पार्ट में। प्रीवियसली हम 2 फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं आपकी प्रीवियस वीडियो पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड फैक्टर जो कि हमारी टीचिंग पर प्रभाव डालता है, टीचिंग को अफेक्ट करता है, वो है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज। यानी कि आप जब शिक्षण कर रहे हैं, जब आप टीचिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो आप किन किन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं वाइल टीचिंग, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जो कि आपकी टीचिंग को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छे मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं तो जो लर्निंग आउटकम्स है बेहतर आएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे टीचिंग मेथड का यूज़ नहीं करें तो लर्निंग आउटकम्स आपको बेहतर देखने को नहीं मिलेंगे। इसका प्रभाव आपकी टीचिंग प्रोसेस पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज, आप कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं देखिए। अ गुड टीचर मस्ट हैव अ गुड हैंग ऑन द वैरायटीज ऑफ मेथड्स दैट कैन बी यूज फॉर टीचिंग। यस, जो एक अच्छा शिक्षक होगा उसकी एक अच्छी पकड़ होगी वैरायटी ऑफ मेथड्स पे, सिर्फ एक ही कोई मेथड पे नहीं कि उसको सिर्फ लेक्चर मेथड अच्छे से आता है या फिर उसको प्रोजेक्ट मेथड अच्छे से आता है। जितने भी हमारे लर्निंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, सारे मेथड्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए एक अच्छे टीचर की, और होती भी है। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स हमें बेहतर देखने को मिलते हैं। बट इन केस अगर कोई ऐसा टीचर आता है जिसकी इन्हीं वैरायटी ऑफ मेथड्स, टीचिंग लर्निंग मेथड्स पर जो है वो पकड़ नहीं होती, तो हमें आउटकम्स बेहतर देखने को नहीं मिलते और ये हमारे शिक्षण पर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालता है, गलत प्रभाव डालता है, नकारात्मक। If teaching becomes monotonous, student can lose interest in classes or lectures. Yes, अगर आपकी जो टीचिंग है वो मोनोटोनस है, मोनोटोनस मीन्स कि मतलब कुछ भी आप वहाँ पर क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, कुछ भी आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, कुछ भी न्यू पैटर्न नहीं है, जैसा चल रहा है सेम वही की उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, सोना, एंड अगर इसी तरह से कंटिन्यू हर दिन चलेगा तो टीचिंग जो है मोनोटोनस हो जाएगी और इसका प्रभाव स्टूडेंट पर ऐसे पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है वो इससे बोर हो जाएंगे और यहाँ पर उनमें क्या हो जाएगा, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और मतलब क्लासेस और लेक्चर्स से। टू कीप इट अपीलिंग द टीचर मस्ट यूज़ वेरी क्रिएटिव मेथड। बिल्कुल, अगर आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उस क्लास को मोनोटोनस नहीं करते हैं, स्टूडेंट का इंटरेस्ट उन लेक्चर्स में रखते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएटिव मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो हों वो बोर ना हों, वो एक्टिव लर्नर्स रहें, इंटरेस्ट लेकर वो टीचिंग वो आपका जो भी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो उसको एक्वायर करें, ताकि वो एक बेहतर आउटकम प्रोवाइड कर सकें। देयर आर टीचर सेंटर्ड मेथड। अब यहाँ पर आपको पहले से भी पता होगा कि हमारे पास 2 मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, दूसरा हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। और अभी हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो किस पर रहता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड पर रहता है। प्रीवियसली जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो फोकस था वो टीचर सेंटर्ड रहता था कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा जो उसको पढ़ाना है। बट अब जो छात्र हैं, जो बालक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ध्यान में रख के आपको अपनी टीचिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करनी होती है। आप स्टूडेंट का मेंटल स्टेटस देखते हैं, आप स्टूडेंट की एबिलिटी देखते हैं, आप स्टूडेंट का होल बैकग्राउंड देखते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो लर्निंग
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम किसके फेवर में करते हैं, स्टूडेंट के फेवर में करते हैं, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का हम यूज़ करते हैं। कंटेंट फोकस्ड मेथड्स एंड कंटेंट फोकस्ड मेथड भी लेते हैं, यानी कंटेंट पर फोकस हो स्टूडेंट का। किस तरह से होगा कि आप प्रोजेक्टर लगाइए, जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हो उसको दिखाइए, उनके लिए फील्ड विजिट पर ले जाइए, ठीक है, कोई एक्टिविटी करवाइए, इस तरह से आप कंटेंट पर फोकस कराइए ताकि स्टूडेंट जो हो वो उसको बेहतर तरीके से एक्वायर कर पाए, अपने माइंड में अच्छे से बैठा पाए। एंड इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो जब होती हैं तो स्टूडेंट बेहतर तरीके से सीखता है और वो जो लर्निंग होती है वो परमानेंट रहती है। बट वही इन केस आप उसको बता देते हो ऐसा ऐसा है, तो अगर वो खुद से नहीं करता तो कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाता है और उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता। बट अगर वो खुद करके कुछ सीखता है तो वहाँ पर वो परमानेंट भी रहती है लर्निंग, और वही है कि बेहतर भी रहती है। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मस्ट है। कोई भी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसमें आप स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराइए, उनको टॉपिक दे दीजिए कि ये टॉपिक है, इस पर आप अपने आइडियाज़ दीजिए, चाहे वो गलत दें या सही दें, उनको स्कोल्ड नहीं करना है बट उनको बोलने का मौका देना है, सो दैट उनकी क्या नॉलेज है उसमें उनकी नॉलेज को आप जान सकें और उस अकॉर्डिंग आप अपना जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर सकें। फॉर इफेक्टिव टीचिंग मोर एंड मोर यूज़ ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड शुड बी मेड। बिल्कुल, अगर आपको अपना शिक्षण बेहतर रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर सेंटर मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। इन एनी चूजन मेथड, किसी भी मेथड में द टीचर शुड नॉट अपीयर एज एन अथॉरिटी फिगर। बिल्कुल, टीचर को अथॉरिटेरियन नहीं होना है, आपको स्टूडेंट पर फोकस करना है, उनके अकॉर्डिंग चलना है। अपना जो है वो अपनी सत्ता नहीं दिखानी कि हम शिक्षक हैं यहाँ के, जो हम कहेंगे वही होगा, हम राजा हैं। नहीं, आप राजा नहीं हो। राजा कौन है? राजा हैं आपके स्टूडेंट्स। आप क्या हो? आप उनके वर्कर हो। आपको ऐसे, आप इतना वर्कर इन द सेंस ये नहीं कि आप उनके हाथ पैर पकड़ रहे हैं, उनका बैग उठा के ला रहे हैं, नो नो, आप उनको देखेंगे कि उनको क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने लेक्चर, अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे। तो द टीचर शुड नॉट अपीयर एज एन अथॉरिटी फिगर, बिल्कुल, एंड और ही और शी शुड बी द फैसिलिटेटर। आपको सुगम करता बनना है, सुविधा प्रदाता बनना है, आपको अथॉरिटेरियन नहीं बनना। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, याद रखिएगा। सत्तावादी नहीं होना, आपको अथॉरिटेरियन नहीं होना, आपको कैसा रहना है? फैसिलिटेटर रहना है। फैसिलिटेटर रहना है किसका? नॉलेज को आपको फैसिलिटेट करना है। तो सुगम करता, सुविधा प्रदाता रहेंगे, ईजी करेंगे आप कि कैसे आप किसी भी टॉपिक को ईजी कर सकते हैं, कैसे आप कंटेंट को ईजी कर सकते हैं, कैसे आप स्टूडेंट तक उसको बेहतर तरीके से पहुंचा पाते हैं। तो इस सब के लिए आपको फैसिलिटेटर बनना है। और रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, और किन किन रिसोर्सेज का, किन किन सोर्सेज का आपको यूज़ करना है ताकि आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकें। ये सब बातें मैटर करती हैं। अगर ये सब नहीं आप कर पा रहे हैं तो जो है लर्निंग पर इफेक्ट देखने को मिलता है। बट अगर आप इन सबको फुलफिल करते हैं तो लर्निंग पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स बेहतर आएंगे। शिक्षण की प्रयुक्त विधियाँ। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण के लिए उपयोग की जा सकने वाली विभिन्न विधियों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि शिक्षण नीरस हो जाता है और छात्र कक्षाओं या व्याख्यानों में रुचि खो सकते हैं या खो ही देते हैं। इसे आकर्षक बनाए रखने के लिए शिक्षक को अत्यंत रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक केंद्रित विधियाँ। यदि शिक्षण नीरस हो जाता है तो छात्र कक्षाओं या व्याख्यान में रुचि खो सकते हैं। इसे आकर्षण बनाए रखने के लिए शिक्षक को अत्यंत रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक केंद्रित विधियाँ, छात्र केंद्रित विधियाँ, सामग्री केंद्रित विधियाँ और इंटरेक्टिव या सहभागी विधियाँ होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थी केंद्रित विधियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और किसी भी चुनी हुई पद्धति में शिक्षक को एक प्राधिकारी व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं होना है, बल्कि उसको शिक्षण और सीखने के लिए सुविधा प्रदाता और संसाधन प्रदान करने होते हैं। सुविधा प्रदाता बनना है और संसाधन प्रदान करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक नेक्स्ट फैक्टर जो है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट। बिल्कुल, क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर प्रभाव नेगेटिव भी डालता है, पॉजिटिव भी डालता है। मैं आपको फिर बता चुकी हूँ कि अगर कोई क्लास है और उसके बराबर में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर कंटिन्यू डीजे चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट है वो
क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, उनकी वो लर्निंग को बेहतर तरीके से एक्वायर नहीं कर सकते। या फिर आपके क्लास के पास में कोई मिल है जहाँ पर कि मशीन्स की वॉइस जो है वो कंटिन्यू आती रहती है, इससे भी शिक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट मैटर करता है। अब देखेंगे कैसे, तो क्लासरूम में एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बोथ फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो दोनों ही फिजिकल और सोशल दोनों फैक्टर्स से प्रभावित होता है, या दोनों फैक्टर्स से मिलकर बनता है। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, इन्वॉल्व फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपका फर्नीचर अच्छा होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठे हैं, ठीक है। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की, ये नहीं कि बिल्कुल मरियल बिल्डिंग है, मान लीजिए ऊपर से लेंटर गिर रहा है, इधर वॉल से पेंट गिर रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो उसी को देखने में टाइम लगा देंगे कि कहीं मेरे ऊपर कुछ गिर ना पड़े, ठीक है, या मेरे ऊपर ये बिल्डिंग ना गिर पड़े। तो बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट वहाँ पर बिल्कुल बिल्डिंग की तरफ से ध्यान हटा के निश्चिंत होकर पढ़े कि हाँ भैया बिल्डिंग न्यू बनी हुई है, बिल्डिंग गिरेगी नहीं, सब कुछ नहीं गिर रहा है, ना प्लास्टर गिर रहा है, ना कुछ भी गिर रहा है, तो इस सब बात का उसको कोई भी वो ना हो, ठीक है, निश्चित रहे वो। तो बिल्डिंग आ गई। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बिल्कुल लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो हो वो रीडिंग, स्टूडेंट्स में जो रीडिंग की जो एबिलिटी है उसको हम विकसित कर सकें, उसको हम डेवलप कर सकें। लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके जो भी उनको कंटेंट है, जो भी कंसेप्ट उनको सिखाए जा रहे हैं उसको वो प्रूव कर सकें। बताया ही मैंने, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। टीचिंग एड्स, बिल्कुल टीचिंग एड्स होने चाहिए कि प्रोजेक्टर वगैरह लगा हो ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको आप एक्सप्लेन करने के बाद उसका आप एक रनिंग मोड पे भी दिखा सकें। लाइट होनी चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि लाइट ही नहीं जल रही है, अंधेरा है रूम में, तो स्टूडेंट्स तब भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको लाइट की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए कि स्मेल आ रही है, सब हैंकी लगाए मुँह पर बैठे हुए हैं, इसका ध्यान रखना है। एंड सो ऑन, ऐसे ही काफ़ी सारे फिजिकल हमारे नीड्स होती हैं। दूसरा आता है आपका सोशल फैक्टर्स, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है इंक्लूड द रिलेशनशिप दैट ऑल द क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैव विद ईच अदर। यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप कैसी है, इसका इफेक्ट भी स्टूडेंट की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर पड़ता है, क्लासरूम के एनवायरनमेंट पर पड़ता है। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और मैनेजमेंट, टीचर्स और मैनेजमेंट में रिलेशनशिप कैसी है, स्टूडेंट टीचर में रिलेशनशिप कैसी है, अभी हमने ऊपर देखा था। टीचर और पेरेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी, क्योंकि पेटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो टीचर और पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी मैटर करता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसी है, ऐसे नहीं क्लास के स्टूडेंट एक दूसरे को देखकर लड़ते ही रहते हैं, तो इस तरह से भी शिक्षण प्रभावित होगा। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट फिजिकल और सोशली अच्छा होना चाहिए ताकि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो बेहतर हो सके। अ टीचर शुड हैव द कैपेसिटी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिल्कुल टीचर के पास क्षमता होनी चाहिए रेजोल्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करने की। क्लियर और स्टेबल कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका स्टेक होल्डर्स के बीच में, ये ज़रूरी है। और ऐसे ही फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग पर प्रभाव डालते हैं। कक्षा का वातावरण, कक्षा के वातावरण में भौतिक और सामाजिक दोनों कारक शामिल होते हैं। भौतिक कारकों में भौतिक बुनियादी ढांचा जैसे फर्नीचर, संसाधन, संस्थान का भवन, पुस्तकालय सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रकाश, साफ सफाई इत्यादि सब शामिल होते हैं। और सामाजिक कारकों में वह संबंध शामिल हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण हितधारकों का एक दूसरे के साथ है, जैसे कि शिक्षक और प्रबंधन के बीच संबंध अच्छा हो, छात्र शिक्षक संबंध कैसा है, शिक्षक अभिभावक का संबंध, और छात्र में संबंध कैसा है। एक शिक्षक में संघर्ष समाधान की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल इन हितधारकों के बीच स्पष्ट और स्थिर संचार आवश्यक है। ऐसे कारक शिक्षण गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका स्किल ऑफ टीचर। देखिए एबिलिटी अलग है काफ़ी ज़्यादा, जो कि एबिलिटी किसी काम को करने की क्षमता, और स्किल उसी काम को बेहतर तरीके से करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड द स्किल, कौशल, ठीक है। तो टीचर में स्किल भी होना चाहिए। स्किल्स आर एन acquired set of abilities, yes, acquired set of abilities होती हैं स्किल्स। टीचिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द काइंड ऑफ स्किल दैट अ टीचर हैज़, टीचर के पास जो कौशल होता है उससे भी जो शिक्षण है वो प्रभावित होता है। द स्किल्स, अब स्किल्स में क्या आता है, तो स्किल्स में एक तो क्षमता की आपकी
कम्युनिकेशन की आप में क्षमता हो कि आप कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन वहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, मैम आप बहुत अच्छे से बोलते हो, इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, आपकी वॉइस अच्छी है। तो ये क्या है, ये जो आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जब आप को मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, आप इस वीडियो को सुनते हो, तो मेरी वॉइस का भी आप पर एक प्रभाव पड़ता है। कुछ पे नेगेटिव पड़ रहा है क्योंकि किसी किसी को इरिटेशन भी होती है कि इतना ऐसी वॉइस है, ऐसा लगता है कोई बच्चा पढ़ाता है, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। बट किसी पे पॉजिटिव पड़ता है, किसी को क्या है इस मतलब मेरी वॉइस से उनको वीडियो सुनने में अच्छा लगता है, उनको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, तो उन्हें उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो यही है कि जो स्किल होती है वो उसमें गुड कम्युनिकेशन आता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपके समझाने का तरीका कैसा है। आप जब बोलेंगे तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है तो स्टूडेंट जो है वो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बेहतर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स, अंतर संबंध कैसे हैं, वही बताया, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, वो आप कैसे मेंटेन करते हो, ये भी स्किल के अंदर आता है। हर कोई संबंध को स्थापित नहीं कर पाता, ठीक है, हर किसी के फ्रेंड्स नहीं बन पाते, बहुत ही कम लिमिटेड लोग होते हैं जो सबको अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो वो आप में वो भी एक क्या है, वो एक कला है, ठीक है, एक कौशल है। सॉफ्ट स्किल्स, अब सॉफ्ट स्किल्स भी होना चाहिए। और ये भी मतलब मान लीजिए ये नहीं कि आप क्लास में गए, यस स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, सिट डाउन, डोंट टॉक, कोई वॉइस ही ना आए आपकी, तो इस तरह से आप अगर हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो भी टीचिंग पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो आपसे डरे और सहमे रहते हैं और उनको पूरी क्लास से यही डर लगा रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, टीचर हमें डांट ना दे। तो आप में सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल जनरेशन है। अगर आपको स्कूल्स में पेपर देने हैं वो भी आप सॉफ्ट कॉपी में दिए जाते हैं, आपकी हार्ड कॉपी नहीं जाती। तो आप में कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, आपको स्टूडेंट का डेटा फीड करना है और इस तरह से काफ़ी सारे वर्क होते हैं आपकी टीचिंग प्रोसेस में, तो आप में कंप्यूटर स्किल्स भी होनी चाहिए एंड सो ऑन। अ टीचर हु हैज़ अ फ्लेयर फॉर लर्निंग न्यू एंड वेरिड स्किल्स। अब कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में। टीचर शुड कंटिन्यूसली इंगेज दैमसेल्फ, टीचर्स को खुद को इंगेज रखना चाहिए, नहीं खाली बैठे हैं। इन अटेंडिंग जैसे कि वो क्या करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते रहें, सेमिनार्स अटेंड करते रहें, वर्कशॉप अटेंड करते रहें, ताकि उनको नई स्किल सीखने को मिलती रहें। अब एक शिक्षक के कौशल, तो वो हम देख लेते हैं। कौशल क्षमताओं का एक अर्जित समूह है, बिल्कुल है। एक शिक्षक के पास जिस प्रकार के कौशल है उससे भी शिक्षक प्रभावित होता है, उस पर कैसे कौशल है। अगर उसमें अच्छा संचार कौशल है तो लर्निंग आउटकम बेहतर देखने को मिलेंगे। अगर उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस है कि लर्निंग आउटकम्स बेहतर नहीं आएंगे। अंतर व्यक्तिगत कौशल कैसे संबंध बनाता है, ठीक है। दूसरा सॉफ्ट कौशल यानी कि वही सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर कौशल इत्यादि शामिल हैं। एक शिक्षक जिसके पास नए और विविध कौशल सीखने की प्रवृत्ति होती है, आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, वह विभिन्न स्थितियों में सीखने के परिणामों को अधिकतम कर सकते हैं, क्योंकि आप जब खुद सीख रहे हो तो आप स्टूडेंट्स को बेहतर सिखा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारी एजुकेशन का जो टाइम होता है वो अलग होता है, आपकी एजुकेशन का टाइम अलग होता है। तो आप अगर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं तो आप क्या करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को शार्प करते रहते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। शिक्षकों को नए कौशल सीखने के लिए लगातार सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना चाहिए। सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका प्रीवियस पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप वीडियो को शेयर ज़रूर से करें ताकि और लोग को बेनिफिट मिल सके, और लाइक करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।